नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2025 के आए हुए एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी भाषा के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अहम रोल निभाएगा। उसका कारण ये है कि हिंदी का सिलेबस बहुत ही सीमित और बहुत ही छोटा सा है, तो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन वहीं से आता है, क्योंकि हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं इनके पास। ठीक है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक अर्थात टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अब ध्यान में रखिए कि ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। आपको कहीं भी और कुछ हिंदी के लिए विशेष नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम पिछले 10 साल का पीवाईक्यू कराएंगे इस चैनल पे। ठीक है, आप सपोर्ट करिए, हम पिछले 10 साल का कराएंगे। और यकीन मानिए 50 में 40 नंबर आप कहीं से भी ले आ लेंगे, केवल और केवल यही पीवाईक्यू हल करके। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं, और जो हम क्वेश्चन हल कराएंगे वो कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, इसलिए यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमने इसके पहले 2025 का जो है वो ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया है, तो आप ध्यान में रखिए कि उसको जरूर देखें। उसके बाद इस पर आइए। हम क्योंकि 15-15 ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो हम 51 से लेके 65 तक, आप कहेंगे कि 15 क्वेश्चन, वो देखिए 51 इसलिए है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो 2 पालियों में होता है। ठीक है, वो 2 पालियों में होता है। तो पहली पाली में आपको जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें जीएस और हिंदी लैंग्वेज आएगा। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, जिसका इंग्लिश रहेगा उसका इंग्लिश आएगा, लेकिन मैं यहाँ हिंदी की बात कर रहा हूँ तो हिंदी ही बोलूँगा। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज आएगा। तो इस 50 का भी पीवाईक्यू चल रहा है, इस 50 का भी पीवाईक्यू चल रहा है। ठीक, तो हम अब 50 तक आता है जीएस, फिर 51 से लेके 100 तक आता है हिंदी। तो हमने 65 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हल कर लिया है। आज हम 66वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिना किसी टाइम बर्बादी के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से, क्योंकि 65 तक हमने देख लिया है। ठीक, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 66। ठीक, वर्ण एवं वारण शब्दों का सही अर्थ युग्म विकल्प है। वर्ण एवं वारण शब्दों का सही अर्थ युग्म, सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प है। कहने का मतलब, जो वर्ण दिया गया है एवं वारण दिया गया है, तो वर्ण क्या क्या अर्थ होता है और वारण का क्या अर्थ होता है, यह दोनों का सही युग्म नीचे विकल्पों में कहाँ दिया गया है। ठीक है, तो पहला है न्योछावर प्राप्त करना, दूसरा है चुनाव न्योछावर, तीसरा है प्राप्त और न्योछावर, और चौथा है अर्थात ऑप्शन डी है चुनाव और प्राप्त करना। तो वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? वर्ण, वर्ण जैसे आप यदि रामायण महाभारत देखते होंगे या कोई भी ऐसी बातें आप आध्यात्मिकता की करते हैं, तो वर्ण मीन्स होता है कि किसी का वर कर लेना, चुनाव कर लेना। ठीक, तो वर्ण क्या होता है? चुनाव। और वारण का तात्पर्य होता है मैं वारी वारी जाऊं। आपने ये गाना सुना होगा ना, मैं वारी वारी जाऊं। तो वारण का तात्पर्य होता है किसी के ऊपर खुद को न्योछावर कर देना या कोई चीज न्योछावर कर देना। ठीक, समझ में आया होगा। तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक, वर्ण शब्द का अर्थ चुनाव है, जबकि वारण शब्द का अर्थ न्योछावर है, अतः विकल्प बी सही आंसर है। ठीक, तो इसमें कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? जैसे आपने किसी के ऊपर उपकार किया है, आपने किसी के ऊपर उपकार किया है, तो वो आपका उपकार मानता भी है, तो वो क्या, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ वो होता है जो उपकार को नहीं मानता। कृतज्ञ वो होता है, अवैध वो जो वैध ना हो, अनन्य वो जो अद्वितीय हो, एकदम से अलग हो, एकल हो, वही अनन्य है। ठीक, तो कृतज्ञ कौन है? जो उपकार मानता है। क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्या है 68? देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। पहली चीज तो संधि ही समझ लीजिए। संधि क्या होती है बहुत से लोगों को पता होगी, पर जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि दो निकट, क्या, एक मिनट, हाँ, दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि होती है। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से दो निकटवर्ती वर्णों के, जैसे जैसे वही अपना सरकारी उदाहरण, एक निकट वर्णी ये है क्योंकि ये इसके बीच में केवल प्लस है, एक ये है एक ये है, ठीक, एक ये है, तो बनता क्या है, एक नया शब्द बन गया ना, विद्यालय, विद्यालय बन गया। तो इसे ही कहते हैं कि दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि तीन प्रकार की होती है, ये भी यहीं पर ध्यान में रख लीजिए। एक होती है स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। इतना तो क्लियर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। अब क्वेश्चन, अब चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो स्वर संधि के बारे में है तो हम स्वर संधि को समझ लेते हैं, बाकी दो को जब आएगा तो हम बाकी दो को समझ लेंगे। ठीक, स्वर संधि को हम पहले समझ लेते हैं। क्या है स्वर संधि? देखो, आप जानते हैं अ आ इ ई उ ऊ, ऐसे जानते हैं ना आप लोग, बिल्कुल जानते होंगे, और का खा गा गा भी जानते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जाए तो अ आ इ ई वाला भाग है वो स्वर है, जबकि जबकि का खा गा घा अंगा ये क्या है, ये व्यंजन है। इतना क्लियर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। फिर से एक बार, जो अ आ इ ई वाला भाग है वो स्वर है, जबकि का खा गा घा अंगा वाला जो भाग है ज्ञातक ये व्यंजन है। तो जब आपसी स्वरों के, जब स्वरों के मध्य स्वरों के मेल से परिवर्तन उत्पन्न हो, जब स्वरों के मेल से परिवर्तन उत्पन्न हो तो वह स्वर होगा। जैसे जैसे आ के बाद यदि ई आ जाए, आ के बाद ई आ जाए, या जैसे हम विद्यालय का ही देख लें, विद्यालय का ही दोबारा से देख लेते हैं। ठीक, विद्य, विद यहाँ आप आ है तो आ गया, विद्या में आ गया, और यहां से आलय का आ गया। ठीक, आ गया तो क्या हुआ, देख रहे हो ना, यहां भी स्वर है यहां भी स्वर है, तो कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई। ऐसे ही आ के बाद ई आ जाए, ए आ जाए, अलग अलग स्वर होगी तो स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। फिर से एक बार लिख लीजिएगा, जरूर नोट करिएगा इसको। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक, जब यह कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम इसको जरूर हल कराएंगे। ठीक, तो पूछ रहे हैं कौन सा इसमें से स्वर संधि का भेद नहीं है। तो हमने बताया ना 5 भेद होते हैं, एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। तो यहाँ दिया क्या है, 3 तो दिए गए हैं स्वर संधि के, लेकिन हल संधि स्वर संधि का भाग नहीं होता है। हल संधि जो है वो स्वर संधि का भेद नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ए, हल संधि। जरूर क्लियर होगा। दिए गए प्रश्न में हल संधि स्वर संधि का भेद नहीं है, शेष विकल्प स्वर संधि के भेद हैं। मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। ठीक, क्लियर, जरूर क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो पहली चीज समास ही समझ लेते हैं, क्या होता है समास। ठीक है, पहले समास ही समझना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि प्रत्यंग क्या है, द्वंद्व क्या है। ठीक, तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे 2 शब्द जब आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए, राजा का पुत्र,
इनसे कोई शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? वैसे एकाकी शब्द से क्वेश्चन आता है कि मतलब एक शब्द दिया रहेगा तोड़ के और उसको एकाकी शब्द में बदलना पड़ेगा। जैसे राजा का पुत्र, इससे क्या बनेगा? राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक, राजपुत्र। तो ये क्या है? सार्थक शब्द बन रहा है, ठीक है। अब यही पुत्र राज बनता तो क्या वो एक सार्थक शब्द होता? नहीं, वो सार्थक नहीं होता। तो समास वही होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बने, वह समास होता है। अब समास जो है इसके कई गुण भेद होते हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं। कई क्या मतलब 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसको आप नोट करिएगा जरूर, ठीक है, अपने किसी कॉपी में इसको नोट करिएगा जरूर। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु और पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव में पहला पद, जब पहला पद प्रधान होता है, जैसे कोई भी वाक्य दिया गया है उसमें पहला पद जब प्रधान होता है, जैसे उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो इसमें दिन तो है लेकिन वो रोज की बात कर रहा है, रोज हर दिन की बात कर रहा है, प्रतिदिन। तो इसमें देख रहे हैं पहला पद प्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव यहाँ समास होगा। दूसरे में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे मतलब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के रूप में राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, वो पुत्र है, पुत्री नहीं, राजा का पुत्र, ठीक। तो राजा का पुत्र, इसमें दूसरा पद प्रधान है, ठीक। गगन चुंबी, चुंबी, गगन चुंबी, आसमान को चूमने वाला, अर्थात यहां भी दूसरा पद प्रधान है। तो कर्मधारय समास, ये सिंपल सा आप एक एक लाइन में आप परिभाषा लिखते जाएंगे तो ये आप प्रैक्टिस करते करते ही अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए बस एक एक लाइन में। जैसे कर्मधारय समास, इसमें उपमेय उपमान होता है, उपमान उपमेय संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, ठीक है, नील कमल। तो यहाँ उपमा दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, इसमें उपमा दिया जा रहा है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख। जब इसको आप समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह क्या होता है? इन्हीं शब्दों को जब तोड़ा जाए, चंद्रमा के समान मुख, कमल नयन, या कमल नील कमल, नीला है कमल, ठीक। तो जब उपमा दिया जाता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। और द्विगु समास, द्विगु समास में जब संख्यावाचक हो, जब पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक से तात्पर्य क्या है? जैसे, जैसे चौराहा, जैसे चौराहा, राह तो है, राह तो है, रास्ता तो है, सड़क तो है, लेकिन कैसा है? चौ, चार, चार राहों का रास्ता है, ठीक। तो पहला पद देख रहे हो इसमें चौ, ये संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? द्विगु समास हुआ। जब पहला पद संख्या को दर्शाता है तो वह द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद बराबर हो, जैसे माता पिता, माता पिता, तो माता भी उतना इंपॉर्टेंस रखती है, पिता भी। तो इस शब्द में कोई ऐसा नहीं कि कोई कम या ज्यादा है, दोनों पद बराबर हैं। तो ऐसे में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास फिर देख लेते हैं क्या होता है। द्वंद्व समास वे होते हैं जब समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पद समान दिखाई देते हैं, ठीक है, जब दोनों पद समान लगते हैं। या और एक चीज और, दोनों पद समान तो लगते हैं लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि दोनों पद समान होने के बावजूद इसमें कहीं न कहीं कुछ संयोजक शब्द छुपे रहते हैं। जैसे माता और पिता, भाई, भाई बहन कहीं दिया गया है, भाई हाइफन बहन, इसमें क्या रहता है? और छिपा रहता है, भाई और बहन, ठीक। तो ऐसे शब्द छिपे हुए रहते हैं, तो ये भी होते हैं। जैसे कहीं कॉमा दिया गया, तो
कामा का तात्पर्य किंतु या परंतु से होता है। तो वो क्या हुआ, तो पहला चीज तो दोनों पद समान हो, दूसरा कोई संयोजक शब्द इसमें छिपा हुआ रहता है, तो यह द्वंद्व समास होता है। अब बहुव्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को ही प्रधान कर देते हैं तीसरे अर्थ की ओर। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर में कोई पद प्रधान नहीं है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, गणेश की। तो यहाँ प्रधान कौन है, गणेश प्रधान है। तो अर्थात लंबोदर दिया गया है, पर इसमें दोनों पद समान नहीं है, दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों में से कोई प्रधान नहीं है। लेकिन लास्ट के जो इसका अर्थ निकल के आ रहा है, लंबा है उदर जिसका, वो प्रधान हो रहा है। ठीक, तीसरा कोई शब्द जो है वो प्रधान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास आता है। ठीक, क्लियर होगा, जरूर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो यह प्रत्यंग जो है, प्रत्यंग शब्द अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। क्यों, हमने बताया ना, जब पहला पद, यहाँ प्रत से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक से, प्र क्या तात्पर्य, प्रत्येक से है, प्रत्येक से है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, जैसे आजीवन, जैसे भरसक। तो इसमें जब पहला पद प्रधान होता है, पहला पद, तो यह क्या होता है, अव्ययी भाव। तो प्रत्यंग में किस समास का जो है वो छिपा हुआ है, उदाहरण है प्रत्यंग अव्ययी भाव समास का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जैसे मान लो कि दिया गया है, वह स्कूल जा रहा है, ये सब क्या है, स्कूल जा रहा है, वह, ये सब पद है। ठीक है, शब्दों को ही पद कहा जाता है, बस इतना सा आप समझ लीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वह सेब खाता है, वह पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष एक वचनलिंगी पुल्लिंग करता। सब आपके अभी जब काम में आएगा तो हम जरूर इसकी व्याख्या करेंगे, यहाँ काम नहीं है। ठीक है, बस इतना, शब्दों को ही पद कहते हैं, बस इतना सही ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। पहली चीज तो संज्ञा समझ लीजिए। क्यों समझ लीजिए संज्ञा, क्योंकि बिना संज्ञा समझे आप सर्वनाम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, बिना संज्ञा समझे आप सर्वनाम नहीं जान सकते। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शहर इत्यादि का नाम यदि हो तो वह संज्ञा कहलाती है। जैसे पंखा चल रहा है, जैसे ट्रेन जा रही है, जैसे विनोद पढ़ रहा है, जैसे इलाहाबाद एक अच्छा शहर है। तो यह दिख रहा हो, इन सब चीजों में विनोद, पंखा, रेल, ठीक, इलाहाबाद, ये सब नाम आ रहे हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया जा रहा है, लेकिन इन्हीं नामों के स्थान पर कोई अल्टरनेट शब्द प्रयोग कर दिया जाए। जैसे विनोद को पढ़ना अच्छा लगता है के स्थान पर बोल दिया जाए, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। नाम न लेके डायरेक्ट क्या बोल दिया जाए, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये क्या होगा, उसे, उसे होगा सर्वनाम। वह शहर बहुत प्यारा है, इलाहाबाद के स्थान पर क्या हो गया, वह शहर, वह बहुत उस कंपनी का, वो बहुत अच्छा चलता है उस कंपनी। अब बजाज कंपनी का तुमने नाम नहीं लिया, उस कंपनी बोल दिया। ठीक, वो सामने वाला समझ भी गया, सामने वाला समझ भी गया, लेकिन आपने नाम नहीं लिया, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो यही पूछ रहे हैं कि सर्वनाम तो है, यहाँ जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें सर्वनाम तो है, लेकिन किस वाक्य में, किस विकल्प में सर्वनाम का सही तरीके से प्रयोग नहीं हुआ। तुम अपनी कक्षा में पढ़ते हो, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, तो ये सही है एकदम। तुम अपनी कक्षा में जाओ, सही है। मेरे को यह रुचिकर नहीं, ये थोड़ा बोलने में अटपटा सा नहीं लग रहा है, फिर से बोलना, मेरे को यह रुचिकर अच्छा नहीं, यह काम तुमसे नहीं होगा, सही दिख रहा है। हमें अपना काम करने दीजिए, सही दिख रहा है, सर्वनाम है। हमें अपना काम करने दीजिए, यह काम तुमसे, ठीक, कौन सा काम, यह काम, तो ये सब सर्वनाम है। मेरे को, तुम, यह, हमें,
हाँ, वैसा, ऐसा, वे, हम, ये सब क्या होता है? ये सर्वनाम होता है। तो यहाँ क्या ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे यह रुचिकर नहीं। अगर मेरे को यहाँ जो दिया गया है, इसे काट कर मुझे कर दिया जाए तो क्या ज़्यादा बढ़िया फिट नहीं हो रहा है? मुझे यह रुचिकर नहीं, मुझे यह रुचिकर नहीं। तो इसलिए यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्योंकि मेरे को यह रुचिकर नहीं सही से नहीं बैठ रहा है, सही सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। दिए गए वाक्य में मेरे को यह रुचिकर नहीं वाक्य में अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप होगा मुझे यह रुचिकर नहीं, अन्य वाक्य शुद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, 72 की ओर। ठीक, क्या है 72? समय की पहचान, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डॉट 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 के महत्व के बारे में बताते हैं। समय की पहचान जो कविता है, इसमें इसके लेखक सिया राम शरण गुप्त जो हैं वो किसकी महत्ता को बताते हैं। तो आप बिल्कुल ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब इसका नाम ही है समय की पहचान, तो यहाँ बात किसकी चल रही है? समय की। ऑप्शन नंबर डी। न धन की बात चल रही है, शीर्षक को ही केवल पढ़ो ना, समय की पहचान। क्या यहाँ धन की बात हो रही है? क्या परिश्रम की? क्या विश्वास की? नहीं, यहाँ समय की ही बात कर रही है कि समय की आप लोग रिस्पेक्ट किया करिए। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान पूर्ति हेतु उपयुक्त शब्द समय है, अतः पूर्ण वाक्य होगा समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे समय के महत्व के बारे में बताते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, 73 की ओर। ठीक, अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है। अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र का संयोगात का अर्थ है। ठीक, देखो, अभिव्यक्ति रस सूत्र जो है, रस क्या होता है, रस क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब ये तीनों मिलते हैं, विभाव मिलते हैं, अनुभाव मिलते हैं और व्यभिचारी भाव मिलते हैं, इससे रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो आपका अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त ने इस सूत्र की जो व्याख्या की है उसे अभिव्यक्तिवाद कहा है। आचार्य अभिनव गुप्त ने जो ये हमने अभी परिभाषा बताई ना, जो परिभाषा बताई कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग को, इसको संस्कृत में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति ही। ठीक है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति, ये संस्कृत में सूत्र है। इस सूत्र का जो व्याख्या किया है उन्होंने किया है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने ही इस सूत्र की व्याख्या की है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो रस होता है, जो रस होता है, ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये उसी में छिपा हुआ रहता है। बस इसकी पहचान करने की जरूरत होती है कोई शब्द जोड़कर। ठीक है, जैसे उदाहरण ये देते हैं, जैसे कोई कांचा कुंभ हो, कांचा कुंभ मिट्टी का कुंभ हो, मिट्टी का कच्चा कुंभ मतलब घड़ा हो। ठीक है, पका हुआ घड़ा हो, मान लो, उस पर पानी की छींट मारो, पानी की जब छींट मारो तो क्या पानी ने सुगंध हो स्थित की, जो सोधी सोधी महक आती है, क्या पानी ने उत्पत्ति की? नहीं, वो तो घड़े में ही था, बस हमने एक बाहरी तत्व का प्रयोग किया तो वो अंदर से ही निकल के आ गया। ऐसे ही जो वाक्य होते हैं उसी में संयोग रूप से रस छिपे हुए होते हैं। ठीक है, रस छिपे हुए होते हैं। तो जब कोई तीसरा वाक्य प्रयोग होता है, कोई उसमें शब्द जोड़ता है, तो उसी से रस निकल के बाहर आ जाता है। इस वाक्य की इन्होंने, इस सूत्र की व्याख्या किया किसने? अभिनवनंदन गुप्त ने, अभिनवनंद गुप्त ने। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिव्यंजनात्, अभिव्यंजनात्। ठीक, 73 का सही आंसर क्या है? अभिव्यंजनात्। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छंद की प्रथम चर्चा डॉट डॉट में हुई थी।
छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई थी? पहली बार छंद को कहाँ देखा गया था? कहाँ मिला छंद? तो पहली बार छंद जो है वो ऋग्वेद में मिला। क्यों? देखिए, ऋग्वेद पूरा श्लोकों से ही बना हुआ है। ठीक है, पूरा श्लोकों से ही बना हुआ है। यह धरातल पर उपस्थित सभी हस्तलिपियों में सबसे पहली पुस्तक है। ठीक है, सबसे पहली लिखित पुस्तक प्राप्त हुई है अभी तक धरातल पे। ठीक है, तो यह क्या है? छंद जो है पहली बार ऋग्वेद में प्राप्त हुआ, प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, संख्या, गणना, मात्रा, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहते हैं। अक्षर, संख्या, गणना, मात्रा, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान दिखाई देती हैं। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। तो यह कथन किसका है? रुद्रट, भामक, भामा, दंडी और वेदव्यास। तो यह किसकी कथन है? किसका कथन है? यह वेद व्यास जी का। इसका अर्थ क्या है कि जब कोई वाक्य दिया गया हो, जब कोई वाक्य दिया गया या कुछ भी हो, ठीक है, कोई आप कुछ बात ही कर रहे हैं, अगर उसमें अर्थालंकार, अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, वह अर्थ अगर आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो वह विधवा के समान और नीरस दिखाई देती है। समझ में आया होगा? ठीक है, जैसे मान लो कि कोई वाक्य दिया गया है, कुछ दिया गया है, आपने पढ़ा और उसका सही से अर्थ ही नहीं निकल के आया। वह वाक्य इस तरीके से लिखा गया है कि उसका सही से अर्थ ही नहीं निकल के आ रहा है, तो वह क्या होगा? वह नीरस दिखाई देगा कि नहीं? मजा नहीं आएगा। तो वही कह रहे हैं कि अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान, अर्थात ज्ञान जो है वो विधवा के समान दिखाई देता है जब तक आप सही से सही अर्थों में उसे न पिरो पाए। अलंकार रहित विधेय सरस्वती, अर्थात अलंकार से रहित होने पर सरस्वती विधवा के समान होती है। यह कथन वेद व्यास का है, जो अग्नि पुराण में वर्णित है, जो अग्नि पुराण में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? काम न करना, बांस की बांसुरी बजाना, न कारण होगा न कार्य होगा, काम न करने के लिए बहाना बनाना। तो जैसे मान लो आपके घर में गरीबी है, मान लेते हैं, वैसे सबके घर में तो नहीं होती, लेकिन मान लेते हैं उदाहरण के लिए आपके। तो गरीबी होने का पीछे का कारण क्या है? अगर कोई आपसे पूछे गरीबी होने के पीछे का कारण क्या है, तो बस सिंपल से एक बात आप बोलेंगे कि घर में कोई ठीक से कमाने वाला नहीं है। ठीक से मतलब ठीक ठाक पैसा नहीं आ रहा है। आप बीएड किए, टेट क्वालिफाई किए, सीटेट क्वालिफाई किए, आप टीचर लग गए कहीं, अब आपके पास पैसा आने लगा, अर्थात जब पैसा नहीं था तो आप गरीब थे, अब पैसा आने लगा, अर्थात जो गरीब होने का कारण था उसे ही आपने समाप्त कर दिया। तो जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब कारण ही समाप्त हो गया तो कर्म जो है अपने आप सही हो गया। ठीक, तो कर्म होगा ही नहीं, गरीबी होगी ही नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? न कारण होगा न कार्य होगा। ठीक, जैसे इसमें देखो, जो वाक्य प्रयोग में दिए हैं, दोनों भाई मकान के लिए लड़ते रहते थे, तो पिताजी ने मकान ही बेच दिया, जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की ओर। रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, शराल और तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल, शराल, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का, तो उपर्युक्त जो 3 कवि दिए गए हैं, इनके अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? हिंदी का लोक कवि कौन है? क्वेश्चन यही पूछ रहा। ठीक, घाघ, रसलीन, बिहारी लाल उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, ये लोग जो है घाघ को हिंदी का लोक कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 घाघ को मानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से, या हिंदी से? ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल क्वेश्चन आता है, कोई छोटी या बड़ी परीक्षा हो तो उसमें हमेशा आता है। इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, किस सब्जेक्ट में दिया गया?
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत, तमिल, हिंदी इन सबसे तो है ही है, न केवल इन्हीं तीनों से है। संविधान की 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से उल्लेखित की गई है, ठीक है, जो जिनका उल्लेख भाषाओं का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में, 22 भाषाएं शामिल है इसमें। 22 की 22 जो है साहित्यिक भाषाएं हैं इसमें, जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, मराठी हो गया, असमी हो गया, ठीक है, उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब है। तो इसी से संबंधित है, इन्हीं भाषाओं में कुछ अच्छा करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्यिक क्षेत्र में। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया गया है, जबकि अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, अर्थात 23 भाषाओं के साहित्यों में कुछ अच्छा करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखित साहित्य को दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारतीयों को दिया, ऐसा नहीं कि हिंदी में कोई विदेशी व्यक्ति, जैसे मान लो कि अमेरिकी जो है कोई हिंदी में कुछ अच्छा साहित्य लिखता है तो उसे नहीं दिया जाएगा, केवल भारतीय होना चाहिए। इसकी शुरुआत 1965 ईस्वी में की गई। प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था और वर्ष 2013 से 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी प्रदान किया जाने लगा, अर्थात कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। क्या है क्वेश्चन? बिहारी की रचना या बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बिहारी की रचना है सतसई, ठीक है। क्या है रचना? सतसई। आप जानते होंगे, सुना होगा, सतसैया के दोहरे अरुणावर के तीर। तो इसका क्या है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इनकी रचना ऐसी विशिष्ट रचना है कि एक छोटा सा भी वाक्य दिया गया है तो उसका जो मीनिंग है, उसमें जो निहित मीनिंग है वो बहुत ब्रॉड होती है। ये किस भाषा में लिखा गया है? सतसई। सतसई लिखा गया है ब्रज भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बिहारी की रचना सतसई जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 719 छंद हैं, ठीक। इसमें कुल 719 छंद है। नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं इसमें, ठीक। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? कहने का मतलब इंग्लिश में दिया गया है, उसका हिंदी सही है कि नहीं। वर्कशॉप, संगोष्ठी। तो आप वर्कशॉप का जानते हैं कार्यशाला होता है, वर्कशॉप का सही अर्थ जो होता है वो कार्यशाला होता है, ठीक। तो यहाँ संगोष्ठी दिया गया है, ये गलत है। प्रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं, वो रिजर्वेशन होता है। आरक्षण जो होता है वो रिजर्वेशन होता है। प्रिजर्वेशन जो होता है ये संरक्षण होता है। संरक्षण, प्रिजर्व करना, सुना होगा आपने, प्रिजर्व करना, ठीक है। अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड क्या मतलब होता है? प्राधिकृत नहीं, वो अथराइज्ड होता है। अथराइज्ड होता है प्राधिकृत, अनऑथराइज्ड होता है अनाधिकृत। अनाधिकृत, ठीक, अनाधिकृत। जबकि ऑप्शन डी आप देख रहे हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का क्या तात्पर्य होता है? ज्ञानम, ज्ञान और ज्ञापन, सॉरी ज्ञापन, ज्ञापन। जैसे देखा आप, जब कोई आपके साथ इशू होता है, आप किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो उसे ज्ञापन सौंपते हैं, वही है मेमोरेंडम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और व्याख्या को जरूर सुनिएगा, क्योंकि केवल आंसर करा देने से आपका कुछ भी क्लियर नहीं होगा, एक रट्टू तोता बन के रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से हल कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग बोर होने लगते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 2025 का हिंदी जो है भाषा वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम पहले में 15 करा चुके हैं, आज 15 हो गया। अब नेक्स्ट में 20 करा के यह 25 का क्लियर हो जाएगा, फिर हम शुरुआत करेंगे 24 की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।